स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज इंडिया के सबसे ज्यादा एसेट्स होल्ड करता है, जिसके पास हजारों ब्रांचेज और एटीएम्स का एक मैसिव बैंकिंग नेटवर्क है और जिस पे आज करोड़ों लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये बना कैसे होगा, कैसे ये आज इंडिया के पब्लिक सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है। चलिए आज की वीडियो में हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमको पहले 1800s के टाइम पीरियड में जाना पड़ेगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान और मराठास के साथ वॉर में उलझी हुई थी। इन वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत थी। उस टाइम के जनरल आर्थर वेल्जली की वॉर्स को फंड करने के लिए 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की फॉर्मेशन होती है। ये इंडिया का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था, जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ स्टैब्लिश किया गया था। तो इंडियन बैंकिंग में एक नया रिवोल्यूशन भी हो रहा था। फिर 3 साल बाद 2 जनवरी 1809 को इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया जाता है। ये बैंक गवर्नमेंट फंड्स को मैनेज करने के साथ साथ ब्रिटिश ट्रेड को भी बूस्ट देता था। इसमें सिर्फ अर्बन एलीट क्लास पर फोकस किया गया। इंडिया के लोकल बिजनेसमैन को इसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। आगे चलकर इसमें कुछ इंडियन कस्टमर्स भी जुड़े, लेकिन वो वही लोग थे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते थे या फिर कोई बड़ा पब्लिक फिगर था। रूरल्स के लिए इसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसका फोकस इंडियन ट्रेड की हेल्प करने की जगह ब्रिटिश एम्पायर की वेल्थ को बढ़ाना था। बाद में 1840 तक आते आते बॉम्बे के अंदर भी व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, उस टाइम ओपियम और कॉटन जैसी कमोडिटीज का ट्रेड सेंटर बन गया था। तो फिर यहाँ भी 15 अप्रैल 1840 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इस बैंक को बॉम्बे के डॉक्स और पोर्ट ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए बनाया था, जिससे अगेन ब्रिटिश क्राउन की वेल्थ को बेनिफिट मिले। इसमें यूरोपियन मर्चेंट्स को लोन्स मिलते थे, जो डिस्काउंटेड रेट्स पर उनको काफी इजीली मिल जाते थे, जिससे उन्होंने बॉम्बे की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हिस्सा लिया। पर यह भी बैंक ऑफ बंगाल की तरह एलीट क्लास के लोगों पर ही फोकस करता था। रूरल्स जैसे लोकल फार्मर्स को इनकी फैसिलिटी से दूर ही रखा जाता था। फिर 1843 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तीसरी प्रेसिडेंसी मद्रास में भी एक बैंक खोल दिया जाता है। ये कई छोटे छोटे रीजनल बैंक्स की अमेलगमेशन से बना था, जिसको 3 मिलियन रुपीस की कैपिटल के साथ स्टार्ट किया गया। लेकिन ये भी दूसरे प्रेसिडेंसी बैंक्स की तरह बस इलीट क्लास पर ही फोकस करता था, जैसे नोट इशू करना, लोन्स देना। हर एक एक्टिविटी ब्रिटिश क्राउन की वेल्थ को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ये तीनों बैंक्स मिलकर क्वासी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, तीनों बैंक्स के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हर बैंक के अपने अपने शेयर होल्डर्स थे, जिनके अलग अलग रूल्स थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि एक यूनिफाइड बैंक चाहिए होगा, जो पूरे इंडिया के लिए गवर्नेंस को हैंडल कर सके और जिससे फॉरेन बैंक्स के साथ भी कंपटीशन कम हो। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, जो उस टाइम पे इंडिया के सेंट्रल बैंकिंग ऑपरेशंस को मैनेज करता था, स्पेशली जब तक आरबीआई की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड तक आते आते इस बैंक की अराउंड 380 ब्रांचेस स्टैब्लिश हो चुकी थी। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। देश की इकोनॉमी फ्रेजाइल हो चुकी थी। पार्टीशन की वजह से रिफ्यूजीज और इंडस्ट्रीज डिवाइड हो गई और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्राइसिस देखने के लिए मिले। इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। इस प्लान में कई नेशन बिल्डिंग गोल्स सेट किए गए। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रूरल ग्रोथ को दी गई, क्योंकि 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहती थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में फैसिलिटीज को इनहांस करने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा इरिगेशन प्रोग्राम्स के लिए रखा गया। कई लैंड रिफॉर्म्स हुए और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए। अब डेवलपमेंट करने के लिए प्लान्स तो रेडी हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह आई कि इतने प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन के लिए बैंकिंग सिस्टम रेडी नहीं था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा था, वो रूरल एरियाज तक एक्सपेंड करने के लिए हेजिटेट करता था, क्योंकि इनके यूरोपियन मर्चेंट्स और अर्बन बिजनेसमैन के साथ डीप टाइज थे। तो इन मर्चेंट्स से बैंक को बहुत प्रॉफिट मिलता था और ये अर्बन बिजनेस कॉलोनियल डेज से चला आ रहा था। नेहरू सरकार चाहती थी कि हर गाँव का किसान बेहतर खेती के लिए इक्विपमेंट्स खरीद पाए और गाँव की हर मिडिल क्लास फैमिली एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाए। लेकिन अच्छी बैंकिंग ना होने की वजह से सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट तो हो गया था। फॉर्चुनेटली रिजल्ट्स भी काफी इंप्रेसिव देखने के लिए मिले थे। सरकार ने जितना एक्सपेक्ट किया था आउटकम उससे अच्छा आया था। और बैंकिंग की प्रॉब्लम लोकल्स और सरकार के बीच में एक गैप बना रही थी। साथ ही लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था जिससे वो अपनी नीड्स पूरी कर सके। जो पुराने ऑप्शंस थे वो डेवलपमेंट अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल नहीं थे। जैसे पहले के समय में मनी लैंडर्स और अमीर जमींदार ज्यादातर लोगों को लोन देते थे, पर उनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता था कि आम इंसान कर्ज के ट्रैप में फंस जाता था। कंडीशन इतनी बुरी थी कि अगर गलती से किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो कर्ज चुकाने के लिए उसको अपना घर तक बेचना पड़ जाता था। बाकी ऑप्शंस जैसे ट्रेडर्स एडवांस देते थे, लेकिन वो किसानों को इतना एक्सप्लॉइट करते थे कि किसान मेंटली अपसेट हो जाता था और उनके अपने अलग रूल्स थे। कई लोग इस एक्सप्लॉइटेशन को हैंडल नहीं कर पाते थे, जिससे वो कई एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी थी जो आपस में इकोनॉमिक नीड्स को शेयर करके काम चला रही थी, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट ना होने की वजह से ये भी फेल कर जाती थी। इसीलिए मनी लेंडर्स ने ही मार्केट
मार्केट में पकड़ बना रखी थी। तो आप समझ ही सकते हो इस सिस्टम ने कैसे रूरल इकोनॉमी को बर्बाद कर रखा था। इस गैप को एक्सपोज करने के लिए आरबीआई ने प्रोफेसर एडी गोरवाला की चेयरमैनशिप के अंडर एक ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे भी कंडक्ट किया था, जिसमें देश की 500 से ज्यादा विलेजेस में लाखों फैमिलीज का सर्वे किया गया। इसमें पता चला कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूरल क्रेडिट नीड्स का बस 3.1% हिस्सा ही कवर कर पाती थी। मार्केट का ऑलमोस्ट 70% स्टेक लोकल लैंडलॉर्ड्स के पास था, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लेकिन कम टाइम में लोन दे देते थे। तो लोकल फार्मर्स को अपनी नीड्स के लिए इन मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिससे ना तो देश में कोई डेवलपमेंट हो रही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बर्बाद होता जा रहा था। जब गोरवाला जी ने इस सिचुएशन को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि इंडिया को इंक्लूसिव बैंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए उनकी कमेटी ने रूरल इंडिया के लिए एक ब्लूप्रिंट रेडी किया, जिसमें सरकार के लिए कुछ रिकमेंडेशंस तैयार की गई। सबसे पहले स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स को इंपीरियल बैंक के साथ मर्ज करके एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक बनाना चाहिए, क्योंकि इंपीरियल बैंक रूरल एरियाज तक एक्सपेंड होने के लिए हेजिटेट करता था। तो स्टेट बैंक होने से रूरल ब्रांचेस का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता और जिससे फिर एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलता। उस टाइम पर पहले से ही कई ऐसे स्टेट बैंक्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे बैंक ऑफ पटियाला, हैदराबाद स्टेट बैंक, जो मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स में ऑर्गेनाइज्ड थे। स्टेट मॉडल का एक और फायदा था, इससे बैंकिंग में पब्लिक ओनरशिप बढ़ती, क्योंकि उस टाइम इंपीरियल बैंक में मेजर स्टेक होल्डर्स फॉरेन क्लाइंट्स थे और ज्यादातर फैसिलिटीज अमीर मर्चेंट्स को ही दी जाती थी, जिससे बैंक कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी इनके पर्सपेक्टिव से ही लेता था। तो पब्लिक ओनरशिप से डिसीजंस भी जनता को ध्यान में रखकर लिए जा सकते थे। गोरवाला जी की कमेटी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स अर्बन एरियाज में ही स्टैब्लिश हो रखे थे, तो इनको भी रूरल एरियाज तक पुश करने की रिकमेंडेशन दी गई, जिससे लोकल फार्मर्स को और ज्यादा फैसिलिटीज मिल सके। आजकल आपने देखा ही होगा कि हर लोकल टाउन में कई कमर्शियल बैंक मिल जाते हैं। ये मेजर डेवलपमेंट उसी पुश की वजह से हो पाई थी। उन्होंने एक मल्टी लायर बैंकिंग स्ट्रक्चर भी सजेस्ट किया, जिसमें बॉटम पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज रखी गई, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये 3 टायर स्ट्रक्चर बैंकिंग इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने का काम करता। कमेटी ने रिकमेंड किया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स में फाइनेंशियल पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बढ़ावा मिलेगा और लोकल फार्मर्स पर मनी लेंडर्स की पकड़ भी कम होगी। साथ ही इस इंटीग्रेशन से स्टेट को लॉन्ग टर्म के अंदर भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे। कोऑपरेटिव्स में प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा कमी थी, इसीलिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और हर एक सोशल एस्पेक्ट को एनहांस करना चाहिए, जैसे फार्मर्स के साथ कैसे डील करना है और कस्टमर बेस को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उस टाइम पर रूरल एरियाज में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो लोगों के लिए बैंकिंग प्रोसेस को समझ पाना एक डिफिकल्ट टास्क होता था, जिससे वो लैंडलॉर्ड्स के ही चक्कर में फंसे रहते थे। ये सारी रिकमेंडेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर ली और 8 मई 1955 को पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया। इस बिल से इंपीरियल बैंक की अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दी गई कि वो इंपीरियल बैंक के सभी एसेट्स, लायबिलिटीज और स्टाफ की कंट्रोलिंग को एक्वायर कर सके। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था सर्विसेज को एक्सपेंड करना, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज तक, क्योंकि इंपीरियल बैंक में यही मेजर प्रॉब्लम थी जिससे आम जनता सफर कर रही थी। इसीलिए इंपीरियल बैंक की अंडरटेकिंग को ट्रांसफर करके एक स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी का टैग दिया गया। इसका नाम भी बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है। साथ ही आरबीआई को सेंट्रल ऑपरेशंस मैनेज करने की पावर दी गई और इंपीरियल बैंक का 60% स्टेक आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। स्टाफ में कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं की गई। मोस्टली लोग जो इंपीरियल बैंक में काम करते थे वही लोग बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप की। तो जॉन मथाई, जो इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको एसबीआई का फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया, जिन्होंने जुलाई 1, 1955 से लेकर सितंबर 30, 1956 तक अपनी सर्विस दी। मथाई जी के विजन से एसबीआई की रूरल एक्सपेंशन हुई, जिसमें इंडिया के रिमोट रूरल एरियाज तक बैंक की ब्रांचेस खोली गई। जहां पहले बैंक्स एक्सपेंड होने के लिए हेजिटेट करते थे, उन्हीं प्लेसेस पर उनके अंडर बैंकिंग में एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने के लिए मिला। हेड ऑफिस की बात करें तो एसबीआई के हेडक्वार्टर्स पहले कोलकाता में ही थे, क्योंकि इंपीरियल बैंक के ऑपरेशंस भी वहीं से कैरी आउट होते थे और एकदम से शिफ्ट करना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। फिर 2018 में इन हेडक्वार्टर्स को मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मुंबई उस टाइम तक इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल बन गई थी और ये शिफ्ट प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए भी जरूरी था। 1955 में वापस आए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट अब पूरी हो चुकी थी। अगले ईयर्स में एक्सपेंशन चलती रही, जिसमें कई लोकल बैंक्स को एसबीआई ग्रुप में मर्ज किया गया। आगे चलकर 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट पास होता है, जिसमें 8 प्रिंसली स्टेट्स के बैंक्स को भी एसबीआई ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। इससे प्रिंसली स्टेट्स के रीजनल बैंक्स भी अब नेशनलाइज हो गए थे, जिसकी वजह से और ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले।
यहाँ से एसबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग का इंजन बन गया था। इंडिपेंडेंस के बाद आरबीआई और गवर्नमेंट का क्लियर मैंडेट था कि बैंकिंग को मेट्रो सिटी से लेकर गांव, कस्बों और छोटे शहरों तक ले जाना है। 1950s के एंड तक एसबीआई ने अपनी ब्रांचिंग पॉलिसी कॉन्शियसली चेंज करी, जिसमें नए ब्रांचेस का मेजर हिस्सा सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में खोला गया। तो बैंकिंग अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं रही थी, अब गाँव का किसान भी इस फैसिलिटी का फायदा उठा रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एसबीआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जिस टाइम पर बाकी बैंक्स इस सेक्टर को इग्नोर कर रहे थे, उस टाइम एसबीआई रूरल एरियाज में डेवलपमेंट ओरिएंटेड गोल सेट कर रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ही बैंक ने एग्रीकल्चर लैंडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। 1960s में बैंक ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कई एरियाज में फाइनेंशियल सर्विसेज देनी शुरू कर दी, जैसे किसान क्रेडिट, इरिगेशन वेल्स, ट्रैक्टर्स और स्टोरेज। इन सब फैसिलिटीज के लिए बैंक ने कई वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही एसबीआई ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी स्पेशल असिस्टेंस स्कीम्स चलाई, जिसमें इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को वर्किंग कैपिटल और मशीनरी लोन्स देकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई, जिससे न सिर्फ कंपनीज को फायदा हुआ बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इस तरह एसबीआई ने कॉलोनियल अर्बन बायस को तोड़कर सेमी अर्बन और रूरल इंडिया को सिस्टमैटिकली मैप किया। जहां पहले लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स का राज हुआ करता था, अब वहां एसबीआई खड़ा था। एसबीआई ने दूसरा बड़ा रोल प्ले किया एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई, क्योंकि हर जगह आरबीआई ब्रांच नहीं खोल सकती थी, इसलिए जिस जगह आरबीआई प्रेजेंट नहीं होती थी वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके बिहाफ पर ऑपरेशंस कैरी आउट करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करना, टैक्सेस और ड्यूटीज कलेक्ट करना और सरकारी स्कीम के पैसे को गाँव-गाँव तक पहुँचाना। ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बिहाफ पर करती है, क्योंकि एसबीआई का नेटवर्क हर रिमोट एरिया तक इस्टेब्लिश हो रखा है, जिससे गवर्नमेंट ऑपरेशंस को मैनेज करना काफी इजी हो जाता है। जो कहानी छोटे बैंक्स के मर्जर से स्टार्ट हुई थी, वो आज एक ग्लोबल जायंट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 1955 में जब एसबीआई की फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम इंपीरियल बैंक से बस 480 ब्रांचेज इनहेरिट की गई थी, लेकिन 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग आज एसबीआई के पास 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेज का एक मैसिव नेटवर्क है। साथ ही एसबीआई का प्लान है कि वो हर साल अराउंड 300 ब्रांचेज ऐड करती जाएगी, जिससे देश के हर रिमोट एरिया तक वेलफेयर सर्विसेज पहुंच सके। एसबीआई के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन अकाउंट्स को एक्टिवली मैनेज किया जाता है। एसबीआई के योनो ऐप में ही 74 मिलियन प्लस यूजर्स रजिस्टर्ड हैं। अब बेशक ये नंबर पूरे कस्टमर बेस का बस 15% हिस्सा ही है, लेकिन बैंक का प्राइमरी फोकस रूरल एरियाज तक स्कीम्स पहुंचाना था। अगर उसके बाद भी बैंक अपने ऐप में इन्वेस्टमेंट्स जैसे फीचर्स ऑफर कर रहा है, तो ये एक इंप्रेसिव बात है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि एसबीआई इंडिया के सबसे ज्यादा एसेट्स होल्ड करता है। अब चलिए उसके स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 61 ट्रिलियन रुपीज का एसेट बेस होल्ड करती है, जो ओवर द टाइम कई मर्जर्स और इंटरनल एक्यूरल से बढ़ता आया है। एसबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपना डीएनए बना लिया है, क्योंकि रूरल ब्रांचेस खोलने के साथ साथ एसबीआई आज बैंकिंग सेक्टर में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन को भी लीड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम, जो 2014 में लॉन्च हुई थी। एसबीआई ने इस स्कीम के लिए लाखों अकाउंट्स ओपन किए। साथ ही एसबीआई इस स्कीम के टोटल डिपॉजिट का एक मैसिव शेयर भी होल्ड करती है। इस स्कीम के अंडर एसबीआई ने यूजर्स को जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपे कार्ड्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी फैसिलिटीज दी, जिससे यूजर्स को लीकेजेस और करप्शन जैसी प्रॉब्लम से भी राहत मिली। आज की बात करें तो गवर्नमेंट समय समय पर नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती रहती है, और एसबीआई अपने यूजर्स के कंफर्ट के लिए घर बैठे ही उनको इन स्कीम्स के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। इससे यूजर्स का भी बैंक पर ट्रस्ट बनता है और बैंक को भी प्रॉफिट होता है। और ऐसे ही एसबीआई आज अपनी सालों पुरानी लेगेसी को मेंटेन कर रहा है। इस वीडियो में हमने समझा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कैसे हुई और कैसे ये आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।